हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नए केस स्टडी के बारे में समझने वाले हैं और ये केस स्टडी सेम पेपर 2022 की जो सीरीज चल रही है अपनी, उसी से पिकड अप है क्वेश्चन नंबर 10। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 को अपन ने यहाँ पे पिक किया है केस स्टडी के फॉर्म में। यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट से सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या पूछा जाता है या किस तरीके से उस स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को कैसे केस स्टडी करनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे मेनली हम फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि तीन पर्सपेक्टिव को देखते हुए केस स्टडी को समझते हैं और उसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, कि केस स्टडी में आखिर कहा क्या जा रहा है, मीन्स यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किसके अराउंड केस स्टडी घूम रही है। या फिर सेकंड अपना आता है यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए। क्वेश्चंस मीन्स यहाँ पे जो केस स्टडी से डेवलप क्वेश्चन है वो कैसे कनेक्टेड है और किस तरीके से लास्ट एंड फाइनल हमें उसका आंसर लिखना होता है कहीं ना कहीं। राइट, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि अपनी जो केस स्टडी है हर जगह बेसिक से बेसिक चीज़ें हमेशा सिमिलर मिलेगी आपको। राइट, कि बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने के तरीके हो गए या फिर बेसिकली किस तरीके के टर्म्स को हमको यूज़ करना है, वो आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली हर एक केस स्टडी में हमें सेम मिलती ही मिलती है कहीं ना कहीं। राइट, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। और केस स्टडी को समझने के बाद हम यहाँ पे स्टेक होल्डर को समझेंगे पहले कि केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। उसके बाद हम फर्दरमोर केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए चलते हैं। यू हैव डन एन MBA from a reputed institution 3 years back but could not get campus placement due to COVID-19 generated recession। बेसिकली कोविड 19 के समय काफ़ी टाइम के लिए लोगों की जॉब चली गई थी, काफ़ी जनों को अपनी जो नई हायरिंग होनी थी वो भी नहीं हो पाई थी कहीं ना कहीं। राइट, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसको MBA के यू हैव डन मीन्स यहाँ पे एस्पिरेंट को बोला जा रहा है अगर आप उस सिचुएशन में है तो आप क्या करें। राइट, आप ही को यू बनाया जा रहा है जो MBA स्टूडेंट है कहीं ना कहीं। राइट, इस चीज़ को समझेगा। यहाँ पे कोई एडिशनल बाहर का कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे आपको ही खुद अज्यूम करना है कि आप खुद ही एक MBA स्टूडेंट है जिन्होंने रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से 3 साल पहले MBA कंप्लीट किया था बट जॉब नहीं लगी ड्यू टू COVID-19 recession। Right, however after a lot of persuasion and series of competitive tests including written and interview, you managed to get a job in a leading shoe company. You have aged parents who are dependent and staying with you. यू ऑल्सो रिसेंटली गॉट मैरिड आफ्टर गेटिंग दिस डिसेंट जॉब। राइट, यहाँ पे बेसिकली आपने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक अच्छी जॉब पाई। कहाँ पे? शू कंपनी के अंदर। राइट, एक लीडिंग शू कंपनी, अच्छी खासी टॉप मैनेजमेंट कंपनी है। यहाँ पे बेसिकली लीडिंग की बात हो रही। लीडिंग मतलब यहाँ पे एक रेपुटेटेड कंपनी की बात हो रही जो मार्केट को लीड कर रही है कहीं ना कहीं। राइट, ट्रेंड सेट कर रही है कहीं ना कहीं। आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय या मैनेजमेंट की जॉब के तौर पे सेलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसी के साथ साथ आप ही की अभी जॉब लगने के बाद मैरिज भी हुई है। यू आर अलॉटेड द इंस्पेक्शन सेक्शन which is responsible for clearing the final product. In first year, you learned your job well and was appreciated for your performance by the management। बेसिकली यहाँ पे आपकी जॉब कहाँ लगी है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे जो भी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्लियरिंग को लेके आपको एज ए सस्पेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और उसी के साथ साथ आपको एक साल पूरा सीखने का मौका मिला और सीखने के साथ साथ आपको मैनेजमेंट ने काफ़ी पसंद भी किया, प्रमोट भी किया कहीं ना कहीं। द कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस फॉर लास्ट 5 years इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी कर रही है। एंड दिस ईयर इट इज डिसाइडेड इवन टू एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि यूरोप और गल्फ कंट्रीज में भी हम हमारा शूज़ को एक्सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। ये कंपनी का डिसीजन है। हाउएवर वन लार्ज कंसाइनमेंट टू यूरोप वॉज रिजेक्टेड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम ड्यू टू सर्टन पुअर क्वालिटी एंड वॉज सेंट बैक। यहाँ पे क्या हुआ, जब यूरोप में उन्होंने अपना कंसाइनमेंट मीन्स यहाँ पे अपने शूज़ और ये सब भेजे हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो गए उनकी इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा ड्यू टू पुअर क्वालिटी। यहाँ पे किस वजह से हुआ? पुअर क्वालिटी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर दैट इबिट कंसाइनमेंट टू बी क्लियर्ड फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ठीक है, अगर वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इस शूज़ को उतारा जाए। राइट, क्योंकि कंसाइनमेंट अगर नहीं
उतारा गया तो कंपनी को बहुत अच्छा खासा लॉस होगा कहीं ना कहीं। एज ए पार्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग टीम यू ऑब्जर्व द ग्लेरिंग पुअर क्वालिटी एंड ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ टीम कमांडर। बेसिकली आपके ऊपर भी जो टीम कमांडर हैं आप उनको नोटिस में दिलाते हैं कि ये जो शूज़ हैं ये सही में बहुत पुअर क्वालिटी के हैं कहीं ना कहीं। However, the top management advise all the members of the team to overlook these defects as the management cannot bear such huge loss. Rest of the team members except you promptly sign and clear the consignment for the domestic market. मैनेजमेंट ने बोला कि आपको यहाँ पे उस कंसाइनमेंट को क्लियरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी इतना बड़ा लॉस बेयर नहीं कर सकती, राइट। और यहाँ पे बाकी सब मेंबर्स जो हैं आपकी टीम के उन्होंने क्लियरेंस दे दी, राइट। क्योंकि कई बार मैनेजमेंट टीम में या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बेसिकली क्लियरेंस के लेवल्स होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब आपके पास एक लेवल आया, बाकी सब लेवल्स ने से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हम इसको पास करें, बट आपके पास आया, आपने इसको ओवरलैप किया, मीन्स यहाँ पे उसको प्रमोटली साइन नहीं किया कहीं ना कहीं और पुअर क्वालिटी के लेके बात कर रहे हैं। You gain brought to the knowledge of the team commander that such consignment, if clear even for domestic market, will tarnish the image and reputation of the company and will be counterproductive in long run. बेसिकली आपने अपने कमांडर को बोला अगर हम इसको क्लियरेंस भी दे देते हैं डोमेस्टिक मार्केट में तो कंपनी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, राइट। यहाँ पे वो किसके बारे में बात करें, कंपनी के बारे में बात करें। However, you were further advised by the top management that if you do not clear the consignment, the company will not hesitate to terminate your services, citing certain insoucious reason. बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि अगर आप इन कंसाइनमेंट को क्लियर नहीं करते हैं तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी आपको टर्मिनेट करने में, राइट। आपकी सर्विसेज जो है मीन्स यहाँ पे जॉब निकालने की बात की जा रही है, कहीं थ्रेट दिया जा रहा है टाइप, राइट। तो यहाँ पे अपन अगर इसको ओवरऑल समझे तो यहाँ पे 3 से 4 जो हैं स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं। पहला तो है कंपनी जो बेसिकली शूज़ बनाती है नॉन, उसके अलावा यहाँ पे आप सेल्फ भी एक स्टेक होल्डर हैं। क्योंकि आपके डिसीजंस यहाँ पे बहुत मैटर कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि आप खुद ही उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं। और थर्ड आता है मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है इस केस स्टडी में काफ़ी हद तक अपन ने देखा, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है तो भी थ्रेट दे रही है और मैनेजमेंट का प्रेशर भी बन रहा है कि आपको इसको क्लियर करना है पड़ेगा एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 3 स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मेनली सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस कंसाइनमेंट को लेके। फोर्थ अपन बोल सकते हैं कंसाइनमेंट जो एक टेंजिबल गुड्स के फॉर्म में काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक से अपना केस स्टडी बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब अपन इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू योर मेंबर ऑफ द इंस्पेक्टिंग टीम। अगर आपके पास किस किस तरीके के ऑप्शन बचते हैं उसे हमें यहाँ पे समझाना है, राइट। अगर आप ऐसे कंसाइनमेंट मैनेजमेंट ने बोला कि अगर आप कंसाइनमेंट को पास नहीं करते तो आपको टर्मिनेट कर दीजिए, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं आपको वहाँ पे डिस्कस करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बाय यू। अगर आप कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि उसके अंदर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे तो उसके क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना है। मीन्स यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे। व्हाट ऑप्शन वुड यू अडॉप्ट एंड व्हाई, आप कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे और क्यों करेंगे वो भी बताना है। व्हाट आर द एथिकल डायलेमास बीइंग फेस्ड बाय यू, राइट। व्हाट कैन बी डन, what can be the consequences for overlooking the observation raised by the inspecting team, right। यहाँ पे अगर इंस्पेक्शन टीम जो है वो इस चीज़ को ओवरलुक कर देती है, इसको डिफेक्ट कर देती है, इससे कंपनी को क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये लॉन्ग टर्म में किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे हमें समझना जरूरी है, राइट। अब आप खुद देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हर एक केस स्टडी के अंदर इनमें पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं जो बेसिकली आपको केस स्टडी के बारे में पूछा जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या, मीन्स यहाँ पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझा जा रहा है आपके, राइट। उसी के अलावा आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप तो कर रहे हैं बट उसमें कितने मेरिट्स और डीमेरिट्स निकाल पाते हैं उसको भी समझने की कोशिश की जा रही है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली अगर अपन बात करें तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीटेडली सेम आते हैं बट यहाँ पे पैटर्न ऑफ केस स्टडीज चेंजेस, इन्वायरमेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, ये सब केस स्टडी में चेंज हो जाते हैं बट बेसिक फंडामेंटल तो हमेशा सेम ही रहता है कि आपको हर एक सिचुएशन, हर एक केस स्टडी के अंदर एक सिचुएशन को
किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से वाइडर वे में ऑप्शंस जनरेट करने हैं, उसके बारे में यहाँ पे एस्पिरेंट से पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर द गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू एज अ मेंबर ऑफ इंस्पेक्टिंग टीम। इंस्पेक्टिंग टीम के तौर पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अंडर द गिवन कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन टीम आई हैव फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल। कौन कौन से। आई कैन ओवरलुक द डिफेक्ट्स एंड पास द प्रोडक्ट। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मैं जो डिफेक्ट्स पीसेस हैं या जो भी पुअर क्वालिटी है कुछ भी नज़रअंदाज कर दूं और प्रोडक्ट को पास कर दूं। किसके लिए। डोमेस्टिक मार्केट के लिए। इंटरनेशनल मार्केट से तो रिजेक्ट होके आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं। आई कैन रिफ्यूज टू फॉलो द कंपनीज इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लाइन टू ओवरलुक द इशू विद द प्रोडक्ट एंड पास इट। बेसिकली आई कैन रिफ्यूज टू फॉलो द कंपनी इंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे वो मैनेजमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। डिक्लाइन टू ओवरलुक द इशू, मैं जो इशू है इसको डिक्लाइन नहीं करूंगा, मैं इसके साथ ही रहूंगा। अगर ये गलत है तो गलत है कहीं ना कहीं, राइट। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है तो नहीं है, राइट। आई कैन ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस द मैनेजमेंट टू नॉट टू पास द प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन आया कि मैं यहाँ पे मैनेजमेंट को थोड़ा सा अब कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी की इवैल्यूएशन को ख़राब कर सकता है, कंपनी की ट्रूथनेस को ख़राब कर सकता है, इंटीग्रिटी को ख़राब कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट। फर्दर आई कैन सजेस्ट सर्टन मेजर्स सच एस रीब्रांडिंग द प्रोडक्ट, मॉडिफाई द प्रोडक्ट, मार्केटिंग अकॉर्डिंगली दैट अलाउ me to maintain my integrity intact and enable the company to keep its market position and reputation intact। बेसिकली यहाँ पे मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट को एक साथ ले सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकता हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको कैसे रीब्रांडिंग की जाए या मॉडिफाई किया जाए विथ लेसर अमाउंट। उस तरीके के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास तीन तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हुए हैं कहीं ना कहीं, राइट। इसके अलावा कहीं और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शंस और भी अवेलेबल है तो प्लीज राइट इट इन ए कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना क्वेश्चन था नेक्स्ट, क्रिटिकली इवेलुएट ईच ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बाय यू। अगर आपने कुछ ऑप्शंस चूज किए हैं तो उसको क्रिटिकली इवेलुएट कीजिए। इवेलुएट मतलब अपन ने समझा था मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन ओवरलुकिंग पासिंग द प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट जो है पुअर क्वालिटी का उसको पास कर देता हूँ, उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी। जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है मेरी जॉब के ऊपर खतरा होगी। कंपनी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी मेरे को थ्रेट दे दिया था कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। लैक ऑफ मॉरल करेज। ऑब्वियस सी बात है लैक ऑफ मॉरल करेज रहेगा कि मेरे पास इतना करेज नहीं हो पा रहा है कि मैं जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। मेरिट्स में जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी कहीं ना कहीं। क्यों। क्योंकि वो कंपनी की बात मान रहा है, राइट। लॉस ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट एंड मार्केट रेपुटेशन फॉर द कंपनी। यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे उसको फायदा हो सकता है बट कंपनी के लेवल पे वो नुकसान है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ते हुए, प्राइवेट इंटरेस्ट की बात हो रही, और एक हो रही पब्लिक इंटरेस्ट को बात करते हुए, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स को अपन कभी भी ऑप्शन के साथ समझें तो यहाँ पे हम हमेशा उसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। मीन्स पॉजिटिव का नेगेटिव लिखने के लिए हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट को केस स्टडी के अंदर इंक्लूड करें कि किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे उस किसी पर्सन को इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरीके से किसी चीज़ की वजह से सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना ईजी हो जाएंगे यहाँ पे। डिक्लाइनिंग टू पास द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर मैं डिक्लाइन कर देता हूँ कि मैं प्रोडक्ट को पास नहीं करूँगा। डिस्प्ले ऑफ मॉरल करेज। मेरा जो मॉरल करेज है, मेरे प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो दिखते हैं अच्छे से। कीपिंग द इंटीग्रिटी इंटैक्ट। यहाँ पे मैं अपनी इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पा रहा हूँ। कंटिन्यूशन ऑफ कंपनीज रेपुटेशन मीन्स यहाँ पे जो कंपनी की रेपुटेशन है वो शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करेगा बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे यूजफुल रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की बात हो रही कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ पे अगर डीमेरिट्स देखिए क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को तो मेरे को तो टर्मिनेट के लिए बोला ही गया है तो मेरी जॉब जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो मेरे को ये जॉब ही बड़ी मुश्किल से मिली है। लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट डिस्पाइट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम माई एंड। यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मना कर देता हूँ कहीं ना कहीं। डिस्प्ले ऑफ लैक ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस। यहाँ पे मेरी जो इमोशन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात मानता हूँ तो मेरे मेरिट्स के अंदर तुम यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट पॉजिटिव में था, पब्लिक इंटरेस्ट नेगेटिव था।
यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात नहीं मानो तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है कहीं ना कहीं। कन्विंस द मैनेजमेंट मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे अगर मैं कन्विंस कर पाता हूँ मैनेजमेंट को कि आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई इन द सेंस कि इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने के जो लेसर कॉस्टिंग हो, बट इस प्रोडक्ट को वैल्यू भी बनाते हो किसी कंज्यूमर को यूज़ करने में। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ पार्शियलिटी आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ इमोशन कॉन्शियस आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ मॉरल करेज आ रहा है, रिड्यूस द चांस ऑफ लॉस ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट एंड मार्केट रेपुटेशन फॉर द कंट्री। अब देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं ऊपर से ही उठाए गए हैं, ये वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा मेरिट्स और डिमेरिट्स के अंदर सिर्फ वर्ड्स को कब आप मेरिट्स में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं वर्ड्स को आप डिमेरिट्स में भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं उनको देखेंगे तो आपके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स के पॉइंट्स है वो इजीली जनरेट हो पाएंगे कहीं ना कहीं। उसमें टाइम कंजप्शन नहीं जाएगा कि इसके बारे में और सोचना पड़े, राइट। इसके डिमेरिट्स क्या होंगे? चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग सजेशन बाय द कंपनी, यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो ओवरलुकिंग हो रही है उसकी दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द करियर प्रोग्रेशन एंड इवन जॉब लॉस। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं कन्विंस भी करने की कोशिश करता हूँ तो कंपनी को तो लॉस हो ही रहा है, और कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो उसके साथ साथ मेरी जॉब के ऊपर भी खतरा है कहीं ना कहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज रेपुटेशन इन द इवेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द सजेशन मेड। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेरे जो सजेशन दिए गए हैं कन्विंस करने के लिए मैनेजमेंट को वो सारे के सारे नेगलेक्ट हो जाए कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, आप सीक्वेंस देखिएगा। अपन ने सबसे पहले ऑप्शन की बात करी, फिर उसके ऑप्शंस कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं कौन से बुरे हो सकते हैं, उसके मेरिट्स इमेज की बात करी। अब यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमेशा आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे चूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमेशा जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो पीपीटी में है या फिर जो कोई आपको बता रहा है वही सही हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, बट आपको वहाँ पे उसकी रीजनिंग प्रॉपर पता होनी चाहिए कि आप उस ऑप्शन को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस होगा, बैलेंस में सिचुएशन को इजीली हैंडल करने का होगा, तो वो ज़्यादा एंटरटेन किया जाएगा, न्यूट्रल बैलेंस शो करेगा कहीं ना कहीं आंसर में कि किस तरीके से आप न्यूट्रल थिंकिंग भी रखते हैं कहीं, राइट। अगर यहाँ पे बात करें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है तो आई वुड चूज टू कन्विंस द मैनेजमेंट। मैं क्या करूँगा? मैनेजमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं। Make suggestion for modifying the product accordingly, rebranding, launching it accordingly, since it would allow me to retain my employment and secure my जॉब सिक्योरिटी। मीन्स यहाँ पे हो सकता है जब मैं उसको रीब्रांडिंग करने बोलूँ या फिर उसके प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने बोले, वापस रीलॉन्च करने बोले, मीन्स वहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट के ना थोड़ी सी चेंजेस, माइनर एक्सपेंडिचर करके थोड़ी सी चेंजेस करने की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा प्राइस में बिके, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को कहीं ना कहीं, जिससे मेरी जॉब भी सिक्योर हो रही है और कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, राइट। किसको फ़ायदा हो रहा है? कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक में भी फ़ायदा हो रहा है और प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। इनेबलिंग मी टू डिस्प्ले मॉरल करेज एंड इंटीग्रिटी। ऑब्वियस सी बात है मेरी मॉरल करेज और इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है। फर्दर इट वुड ऑल्सो पॉसिबली अलाउ द कंपनी टू मेंटेन इज रेपुटेशन एंड ट्रस्ट इन द मार्केट एंड ट्रस्ट इन द कस्टमर बिल्डअप, राइट। यहाँ पे कस्टमर्स की जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बना रहेगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान नहीं हो रहा कंपनी को। यहाँ पे कंपनी को नुकसान तब नहीं होगा जब हम प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग कर रहे हैं, रीब्रांडिंग के साथ साथ उसको रीलॉन्च करते हुए नई प्राइसिंग के साथ लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट भी आ गया कंपनी के पास और फर्दरमोर कंपनी को ज़्यादा लॉस भी नहीं है और लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स ट्रस्ट भी बना रहा कहीं ना कहीं। सो मेरे ख्याल से ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है जो केस स्टडी के अंदर अपन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द गिवन केस स्टडी आई विल फेस द फॉलोइंग डायनामास। यहाँ पे एथिकल डायनामास क्या क्या हो सकते हैं, कंफ्यूजन क्या हो सकता है, एथिकल कंडीशन कैसी दो तरह की बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसको दो में से एक चीज़ चूज करनी पड़ रही है, राइट। या फिर तीन ऑप्शन अपन ने डिस्कस, तीन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कुछ चीज़ें बैक हैंड में लेफ्ट आउट होगी होगी। हो सकता है जब वो कन्विंस करने जाए किसी मैनेजमेंट टीम को, राइट, तो मैनेजमेंट टीम उसको नेगलेक्ट कर दे और नेगलेक्ट करके उसको जॉब से निकाल दे। पॉसिबिलिटी उसकी भी है और पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि मैनेजमेंट मान जाए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मेरिट्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है कहीं ना कहीं, राइट।
accountability to the public, accountability to company management, choice between ensuring that the correct product is delivered to the customer or adhering to the instruction from the management. या तो मैं अपना प्रोडक्ट को बेटर, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है हमेशा प्रॉमिसिंग के फॉर्म में, वो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दूं, या कंपनी के मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दूं कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशन बन रही है. दो तरह की कंडीशन मेंटेन जब हो पाती है जब मैं मैनेजमेंट को कन्विंस कर पाता हूँ कि प्रोडक्ट जो है उसको इस तरीके से डिलीवर किया जा सकता है, राइट. बट यहाँ पे एथिकल डायलेमास तो बन रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट माने या ना माने वो सेकेंडरी केस आ जाता है. एथिक्स एंड हर्ड मेंटेलिटी, चॉइस बिटवीन टेकिंग अ स्टैंड और फॉलोइंग ए हर्ड मेंटेलिटी और गोइंग अलोंग विद व्हाट द अदर्स आर डूइंग. एक तो मैं खुद अपनी मन की बात बोल सकते हैं या खुद की मेंटेलिटी का यूज़ करते हुए चीज़ें समझाऊँ, या फिर मैं एक जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही है जैसे बाकी सब मैनेजमेंट के अंदर दबाव से, या फिर जो भी वहाँ पे टीम लीडर्स हैं, टीम कमांडर्स हैं जो अप्रूवल देते हैं हर एक लेवल पे, उन्होंने एग्री कर लिया तो मैं भी उनके साथ चले जाऊँ, या फिर मैं अपनी खुद की इंटीग्रिटी का ध्यान रखें, मॉरल करेज का ध्यान रखते हुए अपने खुद के अलग से स्टैंड लूँ. प्रॉफिट वर्सेस इंटीग्रिटी, चॉइस बिटवीन प्रॉफिट एंड मॉनेटरी गेन्स और कीपिंग माई इंटीग्रिटी इंटैक्ट बाय फ्लैगिंग द इशू विद द प्रोडक्ट. यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने में ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा आ जाए और उतनी प्राइसिंग नहीं मिले, लॉस भी हो सकता है कंपनी को. वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, या फिर अपनी खुद की प्रोडक्ट के अंदर जो इंटीग्रिटी है, उसका जो ट्रस्ट है, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाए. मॉरल करेज एंड जॉब लॉस, चॉइस बिटवीन टेकिंग द करेक्ट एक्शन ऑफ फेसिंग अ जॉब लॉस और इंडेंजरिंग माई जॉब सिक्योरिटी. जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है कि या तो उसको जॉब की सिक्योरिटी रहेगी या फिर उसको मॉरल करेज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको दोनों में से एक चीज़ चूज करनी होगी और एक ना एक चीज़ के लिए रेडी भी रहना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, राइट. यहाँ पे केस स्टडी हमेशा ध्यान रखिएगा सिचुएशन बेस पे हो रही है, सिचुएशन जैसी हो हमें उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी. यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकते हैं, फिक्स आंसर इन द सेंस की फिक्स अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, फिक्स पैटर्न हो सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने मेरिट्स डिमेरिट्स लिखेंगे, या फिर अपने जो पॉइंट ऑफ चार एथिकल डायनामास देंगे, या कुछ भी एक्स वाई जेड. बट यहाँ पे सिचुएशन बेस पे हमेशा हमारे आंसर्स पिक्ड अप होने चाहिए. बेसिक वर्ड्स सेम हो सकते हैं, राइट. इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और इस तरीके के वर्ड्स हमारे सेम हो सकते हैं हर एक केस स्टडी में, बट यहाँ पे सिचुएशन को हमें ज़्यादा एक्सप्रेस करना है इन वर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं, राइट. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं. देयर कैन बी द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ओवरलुकिंग द ऑब्जर्वेशन रेस्ड बाय द इंस्पेक्टिंग टीम. यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन अपना क्या था, what can be the consequences of overlooking the observation and raised by the inspecting team. अगर जो प्रोडक्ट को लेके अगर उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, किस तरीके के इंस्पेक्शन टीम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करें. यहाँ पे इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. अपने को सिर्फ इम्पैक्ट्स को बताना है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज को बता रहा है. लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट एंड मार्केट रेपुटेशन फॉर द कंपनी, ऑब्वियसली बात है कस्टमर का ज़्यादा लॉस होगा और मार्केट रेपुटेशन कंपनी की खराब होगी. It can also lead to culture of complacency in the company, which could prove to be detrimental to its growth and existence in the market. Obviously बात है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ट्रस्ट लेते हुए कंपनीज के प्रोडक्ट लोग बाग खरीद ले, बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है कंपनी को. इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मॉरल एंड ड्राइव इन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज उनके बीच में ही ट्रस्ट वर्दीनेस, इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कहीं ना कहीं. It can also lead to dissatisfaction and distress on the part of customer due to receiving a poor product from an erstwhile reliable company. एक रिलायबल कंपनी जो इतने समय से एक मार्केट लीडिंग कंपनी थी, अगर वही ऐसी काम करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन जनरेट होता है पूरे सेक्टर को लेके भी और इंडिविजुअल कंपनी के ट्रस्टवर्दीनेस को लेके भी, राइट. तो यहाँ पे इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं अगर कंपनी इसको ओवरलुक करती है. ओवरलुक मींस यहाँ पे उसे नज़रअंदाज कर देती है कहीं ना कहीं. सो यहाँ पे और भी पॉइंट हो सकते हैं, अगर आपको लगता है और भी पॉइंट इंक्लूड किए जा सकते हैं प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स सो वी कैन लुक इनटू इट. ओके, सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी पेपर 2022 के क्वेश्चन नंबर 10 की. इसी के साथ अपन नेक्स्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ. 2022 की सीरीज चल रही है अभी, उससे समझने की कोशिश करेंगे केस स्टडी को. सून अपन कहीं ना कहीं जल्दी नॉर्मल किस तरीके से एथिक्स के अंदर चीज़ें इंक्लूड होती, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, राइट. सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो शॉर्ट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.